क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। AB एंड CD आर टू इक्वल एंड सिमिलर रॉड्स कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग BC ऑफ इक्वल लेंथ। ये AB है और ये CD है, ये दो रॉड हैं। इन दोनों रॉड को आपने इक्वल लेंथ के एक स्ट्रिंग BC से कनेक्ट किया है। AB BC CD आर थ्री साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। देखिए ये सारा एंगल यहाँ पे सब जगह 90 डिग्री है, यानी कि AB CD ये वाला जो है ना, ये स्क्वायर एक तरह से बनेगा, उसका ये तीन साइड हो गया। द पॉइंट A इज हिट बाय अ शार्प इम्पल्सिव फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड I। फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A एंड D जस्ट आफ्टर द इम्पल्स। The impulsive force is applied in a direction perpendicular to AB। impulsive force लगाइएगा तो obviously just after impulse इस A के पास कुछ velocity होगी, उसी तरह just after impulse इस D के पास भी कुछ velocity होगी। आपसे पूछा है कि VA by VD की वैल्यू क्या होगी। अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ट्राई करिए। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक इम्पल्सिव फोर्स I लग रहा है, तो जैसे ही देखिए इम्पल्सिव फोर्स यहाँ पे लगेगा तो क्या होगा, ये A जो है, ये रॉड का ये वाला पॉइंट, ये तो इधर भागना चाहेगा, ऑब्वियसली भागना चाहेगा। ये इधर भागना चाहेगा तो ये जो B है ये इधर भागना चाहेगा, बिल्कुल नेचुरली। अब इसमें प्रैक्टिकल आपको रियल लाइफ से सोचना है कि क्या होगा अगर एक रॉड को मैं एक कोने को जोर से झटका दूँ, एक शार्प ब्लो दूँ, तो ये वाला कॉर्नर तो टुवर्ड्स राइट जाएगा, ये टुवर्ड्स राइट जाएगा तो ये वाला कॉर्नर टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। नेचुरली आपको लग रहा है ना रियल लाइफ से, ऐसा तो नहीं होगा कि ये टुवर्ड्स राइट जाएगा तो ये भी टुवर्ड्स राइट जाए, नहीं जाएगा ना, क्योंकि इस इम्पल्सिव फोर्स के कारण कुछ रोटेशनल मोशन भी स्टार्ट हो जाएगा ना, ये रॉड थोड़ा सा रोटेट करने लगेगा, तो उसके कारण ये वाला जो B पॉइंट है ये टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है ये इधर की तरफ खींचने लगेगा इस साइड में। इस स्ट्रिंग को ये जो B पॉइंट है, रॉड का पॉइंट, वो इधर पुल कर रहा है, स्ट्रिंग को B पॉइंट पुल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो स्ट्रिंग क्या बोलेगा, स्ट्रिंग बोलेगा कि भाई मैंने भी न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा है, तुम अगर मुझे इधर पुल करोगे तो मैं भी तुम्हें एक टेंशन फोर्स लगाऊंगा और इस डायरेक्शन में पुल करूंगा। तो जैसे ही यहाँ पर इम्पल्स आएगा तो यहाँ पर एक टेंशन T आ जाएगा स्ट्रिंग में। देखिए ये टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा, ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बहुत ही फाइन पॉइंट है, इसको समझो। जैसे ही इम्पल्स इधर लगा, A इधर जाना स्टार्ट किया, A इधर जाना स्टार्ट किया तो जो B पॉइंट है वो इधर जाना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि ये जो B पॉइंट है रॉड का वो इस स्ट्रिंग को खींचने लगेगा, पुल करेगा। किस डायरेक्शन में पुल करेगा, इधर, यानी कि रॉड जो है वो स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो स्ट्रिंग जो है वो रॉड को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, टुवर्ड्स राइट लगाएगा। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन T यहाँ पे है तो यहाँ पर भी टेंशन T आ जाएगा, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है वो इस C पॉइंट को टेंशन T से इधर पुल करेगा। और ध्यान रखिए ये सब जितना भी टेंशन और ये इम्पल्स है ना, ये सब इम्पल्सिव टेंशन है, यानी कि अगर ये I जो है छोटे टाइम इंटरवल डेल्टा T के लिए हुआ है तो ये T ये सब भी उसी छोटे टाइम इंटरवल डेल्टा T के लिए हो रहा है, यानी कि ये जो टेंशन है ये इम्पल्सिव टेंशन है, ये भी जो टेंशन है ये भी इम्पल्सिव टेंशन है। ये इम्पल्स क्या होता है, वैसा फोर्स जो लार्ज मैग्नीट्यूड का हो लेकिन एक बहुत ही छोटे टाइम के लिए लगा है। तो ये इम्पल्सिव टेंशन इधर आएगा, इस इम्पल्सिव टेंशन के कारण ये जो CD रॉड है इसमें भी कुछ लीनियर वेलोसिटी आएगी और रोटेशनल वेलोसिटी आएगी। तो अब हम लोग दोनों रॉड AB और CD का लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं। मान लीजिए कि इसका लीनियर वेलोसिटी है u1 और एंगुलर वेलोसिटी है ω1। इस इम्पल्स और इस टेंशन के कारण ये जो रॉड AB है इसमें लीनियर वेलोसिटी u1 आया, इसके सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे, और एंगुलर वेलोसिटी ω1 आया। उसी तरह इस टेंशन के कारण इसमें भी कुछ लीनियर वेलोसिटी आएगा, कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगा, उसका भी नामकरण कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं u2, और एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा उसका नाम कर देते हैं ω2। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये इम्पल्सिव फोर्स इधर लगा, लीनियर वेलोसिटी इस रॉड का u1 है, ये ω1 एंगुलर वेलोसिटी है, इस रॉड का लीनियर वेलोसिटी u2 है। ऑब्वियसली ये रॉड तो इधर ही आएगा ना, क्योंकि इधर ये जा रहा है, ये इधर खींचेगा तो ये u2 इधर आएगा। मान लीजिए कि कैलकुलेशन करने के बाद u2 नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब मान लेंगे कि u2 उधर जा रहा है, तो इसलिए डायरेक्शन आप कहीं भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लास्ट में कैलकुलेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आप दोनों रॉड के लिए
लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल लिखिए। ये जो ए बी रॉड है इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, ये इम्पल्सिव फोर्स आई और ये इम्पल्सिव फोर्स टी। इन दोनों इम्पल्सिव फोर्स के कारण इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, m इंटू यू वन। इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0, फाइनल लीनियर मोमेंटम m u1। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि m u1 दिस इज इक्वल टू आई प्लस टी, और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा टी सब में आएगा। ये डेल्टा टी क्या है, वो टाइम जिस टाइम के लिए शार्प इम्पल्सिव फोर्स लगा है ना, वो है टाइम डेल्टा टी। तो ये फोर्स इंटू टाइम मिलकर के चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा m u1। ये समझ में आया, ये पहला इक्वेशन हमने लिखा है। अब इस रॉड का रोटेशनल मोशन का भी इक्वेशन लिखते हैं। इस I और इस T के कारण टॉर्क आएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। कितना टॉर्क आएगा, इस I के कारण टॉर्क इस डायरेक्शन में है, इस T के कारण टॉर्क इस डायरेक्शन में है। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, I माइनस टी, और ये वाला A है, ये वाला A है, तो दोनों में डिस्टेंस तो A ही है। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, I माइनस टी इंटू डिस्टेंस A इंटू डेल्टा टी। ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम के बराबर। कितना एंगुलर मोमेंटम है, अगर ये रॉड का लेंथ हम लोग 2a ले रहे हैं, पूरे रॉड का लेंथ 2a, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ma²/3। तो इसको आप कर दीजिए ma²/3 इंटू ω1। तो ये दो इक्वेशन देखिए कहाँ से आया। पहला इक्वेशन आया लीनियर मोमेंटम से, दूसरा इक्वेशन आया एंगुलर मोमेंटम से। हम लोग एंगुलर इम्पल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड फाइंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्सिव एक्सटर्नल फोर्स I एंड दिस इम्पल्सिव टेंशन T। अब आप ये बताइए कि अगर हम लोग इस पॉइंट A जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, इस पॉइंट से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम फाइंड करें तो क्या वो कंजर्व होगा। पिछला जो फॉलिंग रॉड वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था ना कि जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है उसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड करिए, तो एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट सेम होता है। लेकिन क्या वो इस केस में सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि ध्यान रखिए जो फॉलिंग रॉड वाला क्वेश्चन था उसमें एक ही इम्पल्सिव फोर्स था, इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन। तो हमने इस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से पास करता हुआ एक एक्सिस लिया, तो ये इम्पल्सिव फोर्स उसी एक्सिस से पास कर रहा है, इसलिए इसके कारण टॉर्क 0 हो गया। लेकिन इस रॉड में देखिए क्या है, दो जगह इम्पल्सिव फोर्स है, एक तो ये I है और एक ये T है। तो अगर आप कोई एक्सिस लेते हैं जो पॉइंट A से भी पास कर रहा है, तो इस I के कारण तो ठीक है कोई टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन इस T के कारण तो टॉर्क लगेगा ना। इसलिए इस क्वेश्चन में, इस कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट सब कुछ कैलकुलेट करिए। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू डेल्टा टी, ये हो गया एंगुलर इम्पल्स। दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट या इस पॉइंट के अबाउट आप चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मत फाइंड करिए, उससे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। अबाउट सेंटर ऑफ मास ही करिए, ज़्यादा फायदे में रहिएगा। एग्जैक्टली सिमिलर इक्वेशन आप इस CD रॉड के लिए भी लिख सकते हैं। उस CD रॉड में आसानी ये है कि सिर्फ एक फोर्स T ही लग रहा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं m इंटू u2 दिस इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा टी लीनियर मोमेंटम के लिए, क्योंकि देखिए ये T इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है डेल्टा टी टाइम के लिए, तो T डेल्टा टी ये हो गया इम्पल्स। इस इम्पल्स के कारण चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, m u2। अब इस T के कारण टॉर्क कितना लगेगा, वो भी बहुत सिंपल है, T इंटू A कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए, तो दिस विल बी इक्वल टू ma²/3 ω2। तो ये हमने 4 इक्वेशन लिख लिया। अननोन कितने हैं, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन में I तो गिवन होगा, तो अननोन क्या हो गया, u1 ω1 T u2 ω2, 5 अननोन है, इक्वेशन 4 है, यानी कि आप इसको अभी सॉल्व नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपको दे देगा I इम्पल्सिव फोर्स लगा, लेकिन T अननोन है, u1 अननोन है, ω1 अननोन है, u2 अननोन है, ω2 अननोन है, 5 अननोन है, इक्वेशन अभी भी 4 है। लेकिन पांचवा इक्वेशन देखिए कहाँ से आएगा। ये स्ट्रिंग तो अभी टाइट है ना, जैसे ही इम्पल्सिव फोर्स लगा तो ये वाला स्ट्रिंग तो बिल्कुल टाइट रहेगा, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, जैसे ये वाला पॉइंट इधर जाएगा, उसी वेलोसिटी से ये वाला पॉइंट C भी जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि VB इज इक्वल टू VC। तो ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा।
क्यों मिलेगा? क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइट है। जैसे ही इम्पल्सिव फोर्स लगा यहाँ पर इम्पल्सिव टेंशन आएगा, ये स्ट्रिंग टाइट है, तो इस पॉइंट बी की जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी होगी पॉइंट सी की। तो वहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? इस पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देखिए, रोटेशन के कारण इसके पास वेलोसिटी है ओमेगा 1a इस डायरेक्शन में, और इस u1 के कारण वेलोसिटी है u1 इधर। तो इस पॉइंट बी की वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में कितनी होगी? ओमेगा 1a माइनस u1। तो इसको लिखो तो ये हो जाएगा ओमेगा 1a माइनस u1। दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट सी। इस पॉइंट सी की क्या वेलोसिटी होगी? u2 है, इसके कारण वेलोसिटी, और ओमेगा 2a होगा इस रोटेशन के कारण। यानी कि इस पॉइंट सी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस पॉइंट सी की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा 2a प्लस u2। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आया इसको समझ लीजिए। ये जो पॉइंट बी है इसके पास दो वेलोसिटी है। इस ओमेगा 1 रोटेशन के कारण एक वेलोसिटी इधर है ओमेगा 1a, और u1 वेलोसिटी तो टुवर्ड्स राइट है। तो इस पॉइंट बी की नेट वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट क्या हो जाएगा? ओमेगा 1a माइनस u1। उसी तरह इस पॉइंट सी की नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस ओमेगा 2 के कारण इस पॉइंट सी की वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स लेफ्ट ओमेगा 2a, और ये जो u2 है वो लेफ्ट डायरेक्शन में ही है। यानी कि इस c की टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ओमेगा 2a प्लस u2। तो ये हमने पांचवा इक्वेशन लिख दिया। इन पांचों इक्वेशन को यूज़ करके आप t फाइंड कर सकते हैं, u1 फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा 1 फाइंड कर सकते हैं, u2 फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा 2 फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करिएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये ओमेगा 1 यहाँ पर है ना, तो इस a से इस a को कैंसिल कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर a ओमेगा 1 मिल जाएगा। किसके टर्म्स में? i माइनस टी डेल्टा टी बाई एम के टर्म्स में। यानी कि ओमेगा 1a के बदले आप i माइनस टी डेल्टा टी बाई एम लिख सकते हैं। और इस पूरे लीनियर इक्वेशन में हर जगह डेल्टा टी बाई एम वाला फैक्टर कॉमन रहेगा, क्योंकि देखिए ये m यहाँ भी है, डेल्टा टी यहाँ भी है। तो चारों टर्म में डेल्टा टी बाई एम तो आएगा ही, तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा 1a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स i माइनस टी, और साथ में ये सब रहेगा, इसके साथ ये वाला फैक्टर जरूर रहेगा। यहाँ से देखिए ओमेगा 1a है ना, तो ये इधर आ जाएगा 3i माइनस टी, डेल्टा टी बाई एम रहेगा, तो यहाँ पे डेल्टा टी बाई एम आएगा। लेकिन ये डेल्टा टी बाई एम u1 में भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो सब में से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं डेल्टा टी बाई एम नहीं लिख रहा हूँ। तो ओमेगा 1a क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स i माइनस टी, माइनस u1 क्या हो जाएगा? u1 हो जाएगा i प्लस टी। डेल्टा टी बाई एम आएगा, उसको हटा दीजिए। दिस इज इक्वल टू ओमेगा 2a। ओमेगा 2a देखो भाई कहाँ पे है? यहाँ पे है ओमेगा 2a। ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 टाइम्स टी डेल्टा टी बाई एम। डेल्टा टी बाई एम को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स टी प्लस u2। u2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी के बराबर, क्योंकि डेल्टा टी बाई एम वाला टर्म भी आएगा, उसको तो हम लोग हटा देते हैं। तो ये आपको एक रिलेशन दे रहा है t और i में। तो इसको आप आसानी से सॉल्व करिए, तो आपको मिल जाएगा कि दिस टेंशन t इज इक्वल टू i/4। यानी कि हमने ये फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता था कि ये जो इम्पल्सिव टेंशन है उसका मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ i क्या होगा? ये हो जाएगा i/4। अब जब आपने t इक्वल टू i/4 फाइंड कर लिया है, तो आप u2 ओमेगा 2 सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब जब मैं फाइंड करूंगा तो u1 की वैल्यू हो जाएगी 5i/4m डेल्टा टी। उसी तरह a ओमेगा 1 की वैल्यू हो जाएगी 9i/4m, और u2 की वैल्यू हो जाएगी i/4m डेल्टा टी। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है। एक बार जैसे ही आपने t की वैल्यू फाइंड कर ली, u1 अपने आप निकल जाएगा, a ओमेगा 1 भी निकल जाएगा, u2 भी निकल जाएगा, और a ओमेगा 2 की वैल्यू हो जाएगी 3i/4m डेल्टा टी। अब आप कहेंगे कि सब कुछ तो ये m डेल्टा टी के टर्म्स में आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है va और vd की वेलोसिटी का रेशियो। तो रेशियो में अपने आप ये i/m डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। तो पहले देखिए कि va/vd है क्या। va/vd आपको फाइंड करना है ना, तो va क्या होगा? va मतलब इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी। इस पॉइंट के पास क्या क्या वेलोसिटी होगा? एक तो u1 इसके कारण, लीनियर वेलोसिटी के कारण, और ये साथ ही साथ ये ओमेगा 1 के कारण। तो इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी होगी, u1 इसके कारण प्लस a ओमेगा 1। तो va को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा u1 प्लस a ओमेगा 1।
अब वी क्या हो जाएगा, वी कौन है भाई, वी ये है, इसके पास ए ओमेगा 2 वेलोसिटी तो टुवर्ड्स राइट है, इस ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी के कारण माइनस करना पड़ेगा u2 के कारण जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ डी क्या हो जाएगा, ए ओमेगा 2 जो राइट में है माइनस u2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें ए ओमेगा 2 माइनस u2। अब आपके पास क्या ये चारों चीज़ मालूम है, u1 मालूम है, हाँ यहाँ से मालूम है, ए ओमेगा 1 यहाँ से मालूम है, ए ओमेगा 2 यहाँ से मालूम है, u2 यहाँ से मालूम है, तो चारों को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इन चारों को जब सब्स्टिट्यूट करिएगा तो ऊपर में आ जाएगा u1 प्लस ए ओमेगा 1, यानी कि आई बाई एम डेल्टा टी तो सब में कॉमन है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 5/4 प्लस 9/4, ठीक है, और नीचे में आ जाएगा ए ओमेगा टी यानी कि 3/4 माइनस 1/4, यानी कि ऊपर में आ गया 14/4, नीचे आ गया 2/4 यानी कि 14/2, आंसर हो गया 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए जो है वेलोसिटी ऑफ डी का 7 टाइम्स है। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं दे करके एक और रॉड है, यहाँ पर एक रॉड है, तो उस केस में क्या कैलकुलेशन होगा। देखिए जैसे ही यहाँ पर जब रॉड आएगा तो इस रॉड में यहाँ पे जो फोर्स लगेगा और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो सेम नहीं रहेगा। स्ट्रिंग में तो यहाँ भी टेंशन टी है, यहाँ भी टेंशन टी है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, मासलेस होता है। हम लोग अज्यूम तो वही करते हैं ना कि ये मासलेस स्ट्रिंग है, तो जितना टेंशन टी यहाँ पे है उतना टेंशन टी यहाँ पे है। लेकिन अगर स्ट्रिंग के बदले अगर ये एक रॉड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस रॉड का भी कुछ अपना मास होगा। रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, मान लीजिए कि ये किसी वेलोसिटी u4 से मूव कर रहा है, वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, तो इस रॉड को मोशन लीनियर मोमेंटम प्रोवाइड करने के लिए इस पे नेट फोर्स कहाँ से आएगा, ये जो बी पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगा रहा है और सी पॉइंट जो टुवर्ड्स राइट फोर्स लगा रहा है, यानी कि उस केस में बी पॉइंट जो फोर्स लगा रहा है वो ज़्यादा होगा, सी पॉइंट जो फोर्स लगा रहा है वो कम होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर एक रॉड हो जाए, इस रॉड पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये वाला जो ए बी रॉड है वो मान लीजिए कि उसको इधर T1 फोर्स से पुल कर रहा है, ये वाला जो सी डी रॉड है उसको पीछे की तरफ T2 फोर्स से पुल कर रहा है, तो T1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन T2, क्योंकि तभी तो ये वाला जो रॉड है वो टुवर्ड्स लेफ़्ट मूव करेगा ना, क्योंकि जैसे ही इम्पल्सिव फोर्स इधर लगा तो इस रॉड को भी टुवर्ड्स लेफ़्ट मूव करना है, तो उस केस में T1 माइनस T2 कुछ आएगा। और उस केस में आप दिखा सकते हैं कि ये जो T1 होगा वो 5 टाइम्स I/12 हो जाएगा। आप ये कर लीजिएगा, ये थोड़ा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो T2 हो जाएगा ये हो जाएगा I/12, और इसके बाद जब आपसे पूछा जाएगा कि VA/VD क्या होगा, तो वो कैलकुलेशन आप करिएगा तो उसकी वैल्यू आती है 19। किस केस में, अगर यहाँ पर स्ट्रिंग के बदले रॉड होगा तो आप उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, वैसे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। और उस केस में भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर रॉड भी हो जाए तो भी इस पॉइंट बी की जो वेलोसिटी होगी वही इस पॉइंट सी की वेलोसिटी होगी, और वही वेलोसिटी इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की भी होगी। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर तीनों जगह सेम लीनियर वेलोसिटी होगी इस रॉड में। लेकिन जो फोर्स लगेगा इस रॉड में, इस कॉर्नर में जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा, इस कॉर्नर में जो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा वो कम होगा। ये फोर्स ज़्यादा होगा तभी तो ये रॉड टुवर्ड्स लेफ्ट जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। तो उस कैलकुलेशन के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। VA/VD की वैल्यू 19 आपको मिल जाएगी।